हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है डेट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। तो देखें ये क्या होता है। देखिए देखिए सपोज करिए ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, ए पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से गिवन है, बी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से गिवन है और सी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 से गिवन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यदि मैं AC को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दूं, ठीक है, तो जो AC है वो थीटा एंगल रोटेट होने के बाद जो AB लाइन है इस पे कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि ये वाला सिचुएशन है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ये कहता है कि ये वेक्टर कितना हो गया Z2 माइनस Z1 और ये वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z1। तो ये वाला वेक्टर जो है Z2 माइनस Z1, मैंने इस वेक्टर को रोटेट कराया थीटा एंगल से, तो ये वाला जो वेक्टर है वो इस वाले वेक्टर पे कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले वेक्टर पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो फाइनल वेक्टर ये हुआ और इनिशियल वेक्टर ये हुआ। तो फाइनल वेक्टर लिखिए Z2 माइनस Z1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इनिशियल वेक्टर लिखिए Z3 माइनस Z1 अपॉन इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड इनटू e की पावर आयोटा इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। ठीक है, एंगल वो आएगा जो यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये एंगल होगा पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये हम जानते भी हैं। और यदि रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए, तो यदि ये वाला सिचुएशन है तो ये वाला कंडीशन होल्ड कर जाएगा। ठीक है, और यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलो अब आप मुझसे कहेंगे कि सर यदि ये केस ऐसा होता, चलो देखिए, ये मान लो ये होता A, ये होता B और सपोज कीजिए ये हो गया C। यदि ये केस होता और ये Z1 हो गया, ये हो गया Z2 और ये जो पॉइंट C है ये रिप्रेजेंट हो रहा है Z3 से। ठीक है, अब यदि रोटेशन, यदि AB वेक्टर रोटेट हो जाता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए इस वाले केस में क्या हो रहा है, इनिशियल वेक्टर AC है और फाइनल वेक्टर AB है। AC रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और AB पे थीटा एंगल रोटेट होने के बाद कोइंसाइड हो जाता है। ठीक है, अब मैं रोटेशन जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब AC वेक्टर रोटेट नहीं हो रहा, अब AB जो वेक्टर है ये रोटेट हो रहा है और थीटा एंगल रोटेट होने के बाद, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल रोटेट होने के बाद ये AB वेक्टर AC पे कोइंसाइड हो जाता है। तो ये तो मैंने लिया है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी
एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, और यहां मैं ले रहा हूं क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन ले रहा हूं मैं क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब इनिशियल वेक्टर क्या हुआ, ये वाला Z2 माइनस Z1, ये इनिशियल वेक्टर हो गया, और फाइनल वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z1। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फाइनल वेक्टर लिखो। यहां फाइनल वेक्टर क्या था, ये वाला, और इनिशियल वेक्टर था ये वाला, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, यहां पर रोटेट ये हो रहा है, यहां रोटेशन ये हो रहा था, तो रोटेशन था एंटी क्लॉकवाइज, यहां रोटेट ये हो रहा है, और थीटा एंगल रोटेट होने के बाद ये AC पे ओवरलैप हो जाता है, AC पे कोइंसाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहां रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन। तो फाइनल वेक्टर हो गया ये, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फाइनल वेक्टर Z3 माइनस Z1। फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड Z3 माइनस Z1, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इनिशियल वेक्टर Z2 माइनस Z, इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, और e की पावर आयोटा, और इन दोनों के बीच का एंगल। यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल आएगा पॉजिटिव, और रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल आएगा नेगेटिव। तो रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो एंगल आ गया नेगेटिव माइनस थीटा। इज इट क्लियर? तो दोनों ही चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है, बहुत अच्छे से समझा दी है। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? आप इसका प्रूफ चाहते हैं? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका आपको प्रूफ देता हूं। ठीक है, वैसे तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए दे देते हैं ताकि आपको हाँ लगे कि हाँ भाई मेरे को प्रूफ आता है। बस आपके एक नॉलेज के लिए मैं इसका एक प्रूफ दे रहा हूं इस वाले का। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर मैं इसको प्रूव करते हैं। सॉरी। हाँ तो बच्चों, इस वाले केस को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी प्रूव है। मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूं। देखिए मैं एक आर्गन प्लेन ले लेता हूं, ये लीजिए, मैंने एक आर्गन प्लेन ले लिया, ये लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक आर्गन प्लेन अज्यूम कर लिया। ये तो हो गया इमेजिनरी एक्सेस, और ये हो गया रियल एक्सेस। ये तो हो गया रियल एक्सेस, और ये हो गया इमेजिनरी एक्सेस। अब देखिए AC वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z1। ठीक है, AC वेक्टर जो है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? AC जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, और AB वेक्टर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, AC वेक्टर को ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर रहा हूं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्री वेक्टर्स होते हैं। फ्री वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो जिनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो ये मैंने बिल्कुल इसको ट्रांसलेट कर दिया मैंने ओरिजिन पे। ठीक है, ये सपोज करो कोई पॉइंट हो गया D। इज इट क्लियर? जब मैंने इस वेक्टर को ओरिजिन पे ट्रांसलेट किया तो ये जो OD वेक्टर आएगा वो इसके पैरेलल होगा। जब मैंने इस वेक्टर को ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर दिया तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड यही होगा, क्योंकि मैंने इस वेक्टर को ट्रांसलेट किया तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह से मैंने AB वेक्टर को ट्रांसलेट कर दिया ओरिजिन पे, तो इसको मैं उठा के यहां ले आया, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया M। इज इट क्लियर? अब OM वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1।
का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, जब ओडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 है, तो जो डी पॉइंट होगा वो Z3 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 है, तो जो एम पॉइंट होगा वो Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो मैंने दोनों वेक्टर को ओरिजिन पे ट्रांसलेट किया है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अब मैं यदि आपसे ये कहूं कि Z2 माइनस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, Z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z e की पावर आयोटा थीटा। ये हमने बहुत पहले स्टडी कर लिया है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, और आपका एक क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहां मॉडुलस ऑफ Z का मॉडुलस है, और थीटा जो Z वेक्टर है वो रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहां मैं Z2 माइनस Z1, ये वेक्टर हो गया OM वेक्टर। तो ये OM वेक्टर जो होगा वो Z2 माइनस Z1 से रिप्रेजेंट होगा। तो Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 और e की पावर आयोटा, और ये वेक्टर रियल एक्सिस ये वाला है, इससे मान लो ये वेक्टर बना रहा है, ये एंगल हो गया θ1, और सपोज करो ये वाला वेक्टर बना रहा है θ2। इज इट क्लियर? ये θ1 और ये θ2, तो e की पावर आयोटा θ1। इसी तरह से ये जो वेक्टर होगा Z3 माइनस Z1, दैट इज मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 का मॉडुलस, और e की पावर आयोटा, और ये वाला वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर ये रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है दैट इज θ2, तो ये हो जाएगा θ2। इज इट क्लियर? अब मैंने फर्स्ट इसको नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 e की पावर आयोटा θ1 अपॉन θ1 अपॉन e की पावर आयोटा θ2। अब मैं इसको यहां ले आया और इसको यहां ले गया, इसको तो मैं यहां ले आऊंगा और इसको यहां ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। तो Z2 माइनस Z1 ये कौन सा था, फाइनल वेक्टर, तो फाइनल वेक्टर अपन फाइनल वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू, जब यह आ जाएगा तो ये हो गया इनिशियल वेक्टर, ये हो गया इनिशियल वेक्टर, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और e की पावर आयोटा θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। तो θ1 ये पूरा एंगल है, ये θ2 है, θ1 में से θ2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा θ, तो ये हो गया θ, एंड दैट इज अ रिजल्ट। ठीक है, और ये आपका मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन जो था उसका रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये जो प्रूफ मैंने बताया ये आपको मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को समझने के लिए क्वेश्चन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, इफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, then prove that
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसको हमें प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव तो मैं करा देता हूँ, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है, ठीक है। यदि Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। अब देखिए आप इसको प्रूव करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ले लिया, ठीक है। चलो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, थोड़ा लग नहीं रहा, चलो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ये ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सपोज करिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज करिए, तो इसको मैंने ले लिया सपोज करिए Z1। ये इस वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है Z1, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z3। इज इट क्लियर? चलो इसका मैंने नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया C। A को रिप्रेजेंट कर रहा है Z1, B को कर रहा है Z2 और C को कर रहा है Z3, ठीक है। अब देखिए इसको वेक्टर को यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये फाइनल वेक्टर ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? फाइनल वेक्टर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यदि इसको रोटेट करूंगा तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए। यदि इस वेक्टर को मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यदि इस वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो वो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रोटेशन मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्यों लिया? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप चाहे कैसा भी रोटेशन लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल पॉजिटिव आ जाए इसलिए मैंने ले लिया कि चलो एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहां साफ साफ पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, ठीक है। ये साइड इक्वल है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल जब ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ए बी कितना हो जाएगा? Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड। बी सी कितना हो जाएगा? बी सी Z2 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड। और सी ए कितना हो जाएगा? सी ए Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो एंगल है, ये मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, तो ये देखिए सी बी ए, ठीक है। एंगल सी बी ए, ठीक है। और एंगल ए सी बी ये इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे 60 डिग्री के। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखिए, अब इस वाले रिजल्ट से मैं ये कह सकता हूं, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 डेट इज इक्वल टू, देखिए ये साइड Z1 माइनस Z2 और ये साइड हो गई Z3 माइनस Z2, ठीक है। डेट इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ये इससे कट जाएगी 1 आएगा, ये इससे कट जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं, वो आपको 1-2 स्टेप के बाद पता लगेगा कि मैंने ये वाली कंडीशन क्यों ली है।
ठीक है, 1-2 स्टेप के बाद पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एंगल, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल इसके और इसके बीच का एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके और इसके बीच का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। इज इट क्लियर? ये हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट की, कि इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर दैट इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैं फिर आपको बता देता हूं, मैं आर्ग्यूमेंट लेता हूं इस वेक्टर का, उसको डिवाइड कर देता हूं इस वेक्टर से, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 दैट इज इन दोनों के बीच का एंगल। इज इट क्लियर? इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ फाइनल वेक्टर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। इज इट क्लियर? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से देखना, बहुत केयरफुली देखना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इक्वल है। ये तो मैं फर्स्ट बात कह देता हूं और ये मैं सेकंड बात कह देता हूं। ठीक है, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकंड इक्वेशन। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर यदि मैं कंसिडर कर लूं तो इसका आर्ग्यूमेंट और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इक्वल है। ठीक है, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मैग्नीट्यूड और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट भी इक्वल हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आपको दोबारा बता देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट इक्वल आ रहे हैं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ रहा है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट भी इक्वल है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 दैट इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। तो इसको आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 और प्लस Z2 Z3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर और प्लस Z2 Z3। तो Z2 Z3 से जो आपका ये है Z2 Z3, तो Z1 स्क्वायर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आएगा आपका माइनस Z1 Z2, यहाँ से माइनस और यहाँ से आएगा प्लस Z2 Z3। इज इट क्लियर? तो और यहाँ से आपका आ जाएगा ट्वाइस Z2 Z3, तो ये इससे एक कट जाएगा तो यहाँ Z2 Z3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर, इसको यहाँ लिया तो Z2 स्क्वायर, इसको यहाँ लिया तो Z3 स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो Z1 Z2 Z1 Z3 और एक ये बच जाएगा, क्योंकि ये है ट्वाइस Z2 Z3, एक तो कट जाएगा तो एक बच जाएगा ये, तो Z2 Z3 और ये हमारा कंडीशन आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करनी है दो।
भाई ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और तीनों जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैंने तीनों साइड्स को इक्वल कर दिया और इसके 3 एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो मैंने एंगल को इक्वल कर दिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन यही है, लेकिन अब उसने रिजल्ट जो है वो दूसरा प्रूव करवाया है। ठीक है, वो कह रहा है कि Z1, क्वेश्चन ये है कि Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। Z1, Z2, Z3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है अब 1/Z1 - Z2 प्लस 1/Z2 - Z3 प्लस 1/Z3 - Z1 इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि वो जो पहले वाली कंडीशन है वो हमने प्रूव तो कर लिया था, लेकिन वो कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो Z1, Z2, Z3 यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो हम ये जानते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, दैट इज Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ऐसा होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, तो ये Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2, ये Z2 स्क्वायर, इसको इसके साथ ले रहा हूँ माइनस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 Z1 इक्वल टू 0। ठीक है, बस इस कंडीशन को हमको याद रखना है कि जब Z1 Z2 Z3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो। ठीक है, और इस कंडीशन को याद रख के इसी को सॉल्व करेंगे, हमें ये वाला कंडीशन मिल जाएगा। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां से Z1 को कॉमन लूंगा, तो Z1 को कॉमन लिया तो Z1 माइनस Z2, यहाँ से Z2 को कॉमन लिया Z2 माइनस Z3, और यहाँ से Z3 को कॉमन लिया Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। हमें लाना तो ये है। अब हम क्या करें, अब मैं Z1 को लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z3 प्लस Z3, दैट इज इंटू Z1 माइनस Z2। इसी तरह से Z2 को लिख सकता हूँ Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 और Z2 माइनस Z3। इसी तरह से Z3 को लिख सकता हूँ Z3 माइनस Z2 प्लस Z2 एंड दैट इज Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ ले लेता हूँ, इसको एक साथ ले लेता हूँ, इसको भी एक साथ ले लेता हूँ। इज इट क्लियर? तो इसको पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस Z3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Z1 माइनस Z2। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस Z1 Z2 माइनस Z3 प्लस, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1, ठीक है, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से Z3 Z1 आएगा, Z3 Z1, और यहाँ से देखिए माइनस Z3 Z1 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से Z3 माइनस Z2 Z3 आएगा, और यहाँ से देखिए प्लस Z2 Z3 आएगा। तो ये जो तीन लोग हैं, ये तीन लोग हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो बचा क्या, एक तो ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इस पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1, ठीक है, बोथ साइड मैं दोनों साइड को Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z1 से डिवाइड कर देता हूं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, एक नीचे बच जाएगा। ऐसे इसमें से भी ये दो कट जाएंगे, एक नीचे बच जाएगा। ऐसे इसमें से भी Z3 माइनस Z2 ये वाला
और Z3 माइनस Z1, ये वाला कट जाएगा, ये नीचे बच जाएगा, तो सब में एक एक बच जाएंगे और ये वाला कंडीशन हमारा आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये वाली बड़ी काम की चीज़ है, ये वाली, ये हमें याद रखनी है, और ये जब ही होगा जब ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। तो आज के लिए इतना ही, और क्या कहते हैं, अब आप प्रैक्टिस करें। अगला जो मैं लेक्चर लूंगा वो इसी टॉपिक पे लूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पे, क्योंकि आज तो मैंने आपको इसका जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट किया है। आज तो मैंने आपको समझाया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को हम कैसे काम में लेते हैं, कैसे इसका कंडीशन प्रूव हुआ, कैसे पता लगा कि ये कंडीशन आया कैसे। ठीक है, अगला जो मैं टॉपिक लूंगा दैट इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, और जेई में आए हुए काफ़ी क्वेश्चंस भी मैं उसमें कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको पॉज करें और नोट डाउन करें। तो बच्चों, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को स्टडी किया और समझा। आपके पास जो भी बुक है आप इसकी प्रैक्टिस करें, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।